तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू वाइब्रेंट केमिस्ट्री। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक जेई एडवांस का मॉड्यूल है। वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन, वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस जेई एडवांस मॉड्यूल। और जो चैप्टर है हमारा वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की यदि बात करें हम लोग तो स्टार्टिंग में वी हैव द इंट्रोडक्शन इन दिस मॉड्यूल। तो इंट्रोडक्शन सेज दैट द इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पर आपके पास में क्या है, यहाँ पर आपके पास में एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन होगा और इस सॉल्यूशन के अंदर में क्या होंगे आपके पास में, सॉल्यूशन के अंदर में आपके पास में होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं आपके पास में सॉल्यूशन के अंदर में, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, these electrolytes are having some electrical property. So the electrolytes are going to have the electrical properties. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन तीनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री इज एक्चुअली व्हाट इट इज एक्चुअली द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को देखते हैं, या हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देखते हैं, केमिकल एनर्जी को देखते हैं, और दोनों का आपस में इंटर कन्वर्जन देखते हैं। ठीक है, so in electrochemistry electrical energy gets converted to chemical energy and the chemical energy gets converted to electrical energy। ये चीजें जो है हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर में होती है, और हम जो है बेसिकली उसी की स्टडी करने वाले हैं। सो अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट एक्चुअल में हमारे पास में सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन जिस भी सब्सटेंस का हम लोग बना रहे हैं वो बेसिकली अपने पास में इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने CuSO4 का सॉल्यूशन बनाया है, तो जो CuSO4 है हमारा, ये CuSO4 क्या हो गया हमारे पास में, इलेक्ट्रोलाइट्स है। ऑलराइट, यदि हम लोगों ने Zn सल्फेट जिंक सल्फेट का बनाया हुआ है तो वो भी हमारे पास में क्या हो जाता है, वो भी हमारे पास में हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा कि इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज है। देन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। तो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स की यहाँ पे बात करी हुई है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, तो द मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर आर द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो देखो कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं तो कंडक्टर्स बेसिकली आप लोगों को पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, तो विच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी, दे आर बेसिकली कॉल्ड कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स क्या है आपके भाई, सॉलिड के फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, तो यदि सॉलिड के फॉर्म में होंगे तो सॉलिड के फॉर्म में आपके पास में क्या होंगे, मेटल्स होंगी। ठीक है, तो मेटल्स आर एक्चुअली द कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा जो आपके पास में कंडक्टर्स है वो किसके फॉर्म में हो सकते हैं, तो वो आपके पास में सॉल्यूशन के फॉर्म में हो सकते हैं। और सॉल्यूशन के फॉर्म में यदि होंगे तो सॉल्यूशन के फॉर्म में क्या होगा, सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा अपने पास में इलेक्ट्रोलाइट। ऑलराइट, सो दिस इलेक्ट्रोलाइट इज गोइंग टू बी द कंडक्टर इन केस ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, यदि सॉलिड के फॉर्म में तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस। ठीक है, तो मेटेलिक कंडक्टर की यदि बात करें तो मेटेलिक कंडक्टर क्या है, द कंडक्टर्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय द मूवमेंट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमें पता है कि जो मेटल है बेसिकली, मेटल के अंदर में क्या होता है, मेटल के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं हमारे पास में, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास में मूव करते हैं। और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगी हमारे पास में, तो वी आर गोइंग टू हैव द इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट, so the metallic conductors basically conduct the electricity because of the free electrons। ठीक है, so free electrons are available in them and they can move freely। ठीक है, यदि हमने थोड़ा सा भी पोटेंशियल लगाया तो थोड़ा सा भी पोटेंशियल लगाने से वो क्या करेंगे, वहां पे मूव करने लग जाएंगे। ठीक है, तो सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द मेटल्स, मेटलिक कंडक्टर कॉपर है, सिल्वर है आपके पास में, आयरन है, एल्यूमिनियम है। दे आर सम नॉन मेटल्स, जैसे कि ग्रेफाइट है हमारे पास में, दिस ग्रेफाइट इज आल्सो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। एंड देयर आर द अदर एलॉयज। ठीक है, जैसे हम लोग पीतल की यदि बात कर लेते हैं, ब्रॉन्ज की यदि बात कर लेते हैं, तो दे आर आल्सो देयर। राइट, तो आई होप मेटलिक कंडक्टर आपको क्लियर हुआ होगा। देन वी हैव द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो देखो जब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात करते हैं तो as I said, those substance whose aqueous solution conduct the electricity, electric current, and which are decomposed by the passage of the DC current are called electrolytes। तो मतलब जैसे मैं यहाँ पर आपको कह रहा था कि जो अपने पास में इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट करते हैं। किसे कंडक्ट करते हैं, तो दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी।
तो इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ये कैसे कंडक्ट करते हैं, तो भाई इनके कंडक्शन के लिए इनके अंदर में क्या होते हैं, फ्री आयंस अवेलेबल होते हैं, दे हैव द फ्री आयंस। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फ्री आयंस हम लोग क्या करते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है कि जैसे आपने सॉरी, जब आपने डीसी करंट यहाँ पे पास किया, ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ द डीसी करंट, जब डीसी करंट आप डालोगे इनके अंदर में, तो ये क्या हो जाएंगे, ये स्प्लिट हो जाएंगे, टूट जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अपने पास में CuSO4 है। अब CuSO4 के थ्रू यदि आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो दिस विल गिव ब्रेक डाउन टू Cu2 पॉजिटिव, और साथ में क्या बनेगा अपने पास में, तो साथ में बन जाएगा अपने पास में SO4 2 नेगेटिव। तो breakdown of the solution of the electrolytes is occurring because of what? Because of the supply of the DC current, and these are basically called electrolytes। अब ये जो आयंस यहाँ पे बने हुए हैं, ये आयंस नॉर्मल कंडीशन में भी बने हुए होते हैं। ऐसा नहीं होगा भाई कि कॉपर सल्फेट को यदि आपने पानी के अंदर में डाला है तो वहां पर ये Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव के अंदर में नहीं टूटेगा। इट विल स्टिल ब्रेक डाउन इनटू Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव इन दैट सॉल्यूशन टू, ठीक है। और ये जो आपके पास में आयंस होंगे, फिर इन्हीं आयंस का क्या होगा, ये जो आयंस आपके पास में बने हुए होते हैं सॉल्यूशन के अंदर में, यही क्या करते हैं, यही मूव करते हैं। और इनके मूवमेंट से क्या होती है, इनके मूवमेंट से हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग ओवर हियर। अब आगे बात करते हैं, तो इन दिस केस कंडक्शन टेक्स प्लेस बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस, सो एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे आयंस के अपने पास में मूव कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज्ड स्टेट and undergo decomposition by the passage of the electric current। तो आगे हम लोग देखेंगे कि जैसे हम एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग क्रायोलाइट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली हमारे पास में एक इलेक्ट्रोलाइट है। जब हम लोग उसके अंदर में करंट पास करते हैं तो क्या होता है, जो आयंस है वो उसके अंदर में स्प्लिट हो जाते हैं। ऑलराइट, तो एक कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रोलाइट आपके पास में बना है, सॉल्यूशन बना हुआ है, सॉल्यूशन से आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। तो इन दैट केस व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर कन्वर्टिंग द केमिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी है उसको आप किसके अंदर पे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यू आर कन्वर्टिंग इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और दूसरा केस आपके पास में क्या है कि जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने पास में है और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपन कन्वर्ट कर दे रहे हैं किसके अंदर में, तो वी आर कन्वर्टिंग इनटू द केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो जब डिकम्पोजिशन हो रहा है आपके पास में, तो हम एक ये एग्जांपल भी देख रहे हैं इसके अंदर। तो आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन। तो अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, वी आर गोइंग टू हैव द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन। ऑलराइट, तो पहली चीज तो क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसा बना रहे हैं, तो देखो सॉल्यूशन जो अपने पास में बन रहा है वो सॉल्यूशन अपने पास में एक्वस है, मतलब वाटर के अंदर में डिसॉल्व करके हम लोग उसका सॉल्यूशन बना रहे हैं। और जब वाटर के अंदर में हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो वो किस में टूटेगा, आयंस के अंदर में। तो लेट्स से इट ब्रेक्स डाउन इनटू ए पॉजिटिव और साथ में क्या बन रहा है अपने पास में बी नेगेटिव, ठीक है। तो मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास में ए बी, इस ए बी इलेक्ट्रोलाइट का आपने एक्वस सॉल्यूशन बनाया। जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो ये टूट गया ए पॉजिटिव के अंदर में और बी नेगेटिव के अंदर में, ठीक है। तो यदि ये टूट जाता है, पूरी तरीके से टूट जाता है, मान लीजिए कंप्लीट आयोनाइजेशन से यहाँ पे मतलब ये है कि यदि आपने इसका 1 ग्राम लिया हुआ है, ठीक है, तो पूरा 1 ग्राम जो है वो कन्वर्ट हो जाना चाहिए आयन के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राम की बजाय हम लोग ऐसा कर लेते हैं, इसको मोल्स के टर्म में ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपने इसका 1 मोल लिया हुआ है, तो 1 मोल ऑफ आपके पास में क्या मिलना चाहिए, केटायन मिलना चाहिए, और 1 मोल ऑफ आपके पास में क्या मिलना चाहिए, एनायन मिलना चाहिए। यदि पूरा 1 मोल डिसोसिएट होता है, टूट जाता है, तो हम कहते हैं कंप्लीट आयनाइजेशन। यदि 1 मोल नहीं होता है और मान लो कि यहाँ पर जो आयनाइजेशन हो रहा है आउट ऑफ द 1 मोल यू आर गेटिंग कैटायन विच इज इक्वल टू 0.5 मोल, ऑलराइट, या एनायन जो है वो भी आपके पास में कितना मिल रहा है, 0.5 मोल, 0.5 मोल। तो क्या ये कंप्लीट आयनाइजेशन हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोलाइट है पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं हुआ है क्योंकि आउट ऑफ द 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट नाउ यू आर हैविंग 0.5 लेफ्ट ओवर, 0.5 आपके पास में बचा हुआ है, और 0.5 जो है वो आपके पास में डिसोसिएट हुआ है। तो पूरी तरीके से टूट जाता है तो हम कहते हैं कंप्लीट आयनाइजेशन। पूरी सारा सारा का सारा अमाउंट में यदि नहीं टूटता है तो हम कहते हैं कि ये कंप्लीट आयनाइज नहीं हुआ।
तो इन देयर मोल्टन स्टेट, या तो एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट के अंदर में भी हो सकता है ये स्प्लिटिंग वाली चीज, आयनाइजेशन वाली चीज, एंड दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो देयर एक्वस सॉल्यूशंस आर स्ट्रांगली कंडक्टिंग। अब देखो स्ट्रांगली कंडक्टिंग मतलब बहुत ज्यादा इसकी कंडक्टिविटी होगी। जब भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आप सॉल्यूशन बनाओगे तो ज्यादा कंडक्टिविटी क्यों होगी कि बिकॉज इट इज हैविंग मोर नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, अब इसके अंदर में ज्यादा नंबर ऑफ आयंस हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ज्यादा जो है वो कंडक्टिविटी शो करेगा। कम आयंस होंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम यदि वुड की बात करते हैं तो लकड़ी जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है। वाई डू नॉट कंडक्ट, बिकॉज इट डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन सो दैट दे कैन मूव। बट मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मेटल इज हैविंग अ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन कैन मूव। ऑलराइट, सो दिस थिंग हैपेंस ओवर देयर। तो एग्जांपल की बात करें तो ऑल द सॉल्ट्स, जो सॉल्ट्स हैं आपके पास में ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ऑल द स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, this term you would have also encountered. Strong acid, strong base is just like that of strong electrolyte and strong base. तो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें हम, अभी हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, पूरी तरीके से टूट जाना। तो कोई भी एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए केटायन और एनायन के अंदर में, तो हम कहेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। कोई भी बेस जो कि कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए केटायन और एनायन के अंदर में, तो हम कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, यदि ऐसा होता है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हालांकि जो हमारे एसिड और बेस दोनों ही जो है वो टूट के क्या दे रहे हैं हमें, केटायन और एनायन दे रहे हैं, तो वी विल कॉल कि ये हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। और किस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। देन वी आर गोइंग टू हैव द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ऑलराइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे नाम नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि ये कैसे है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक का मतलब जनरली आप ये सोचेंगे कि भाई कोई मॉलिक्यूल है वो आसानी से टूट जाए तो वो वीक है, क्योंकि जनरली जो हम ह्यूमंस की जो स्ट्रॉन्ग और वीकनेस की बात हम लोग करते हैं, तो जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि जो आसानी से हो जाए वो हमारे पास में वीक होता है। आसानी से यदि आपने किसी चीज को तोड़ दिया है तो आप कहेंगे कि ये तो वीक है। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर में इसको उल्टा होता है। जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हो दैट मीन्स इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन, इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन। और जब इसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है तो इसका मतलब ये है कि जो आपने टोटल अमाउंट लिया हुआ है वो कभी भी पूरी तरीके से ब्रेक होने वाला नहीं है। जैसे एक बार फिर से हम लोग ए बी के ऊपर में आते हैं। तो मान लो ए बी अपने पास में कोई इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, ये अपने पास में ए बी इलेक्ट्रोलाइट था। अब यहाँ पे इनिशियली हम लोगों ने इसका 1 मोल लिया हुआ है। अब हम देख रहे हैं कि हमें टूटने के बाद में ए पॉजिटिव मिल रहा था और साथ में हमें क्या मिल रहा था, बी नेगेटिव। लेकिन हम देखते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर में यदि हम लोग इसका 1 मोल ले रहे हैं बी का, तो वी आर गेटिंग ओनली 0.1 मोल ऑफ ए पॉजिटिव एंड वी आर गेटिंग ओनली 0.1 मोल ऑफ बी नेगेटिव। सो आउट ऑफ द 1 मोल कितना मोल यहाँ पे ब्रेक हुआ, केवल 0.1 मोल ब्रेक हुआ। ठीक है, तो क्या ये पूरी तरीके से जितना अमाउंट हमने लिया था क्या पूरी तरीके से आयोनाइज हुआ, नहीं हुआ है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, इट इज इनकम्प्लीटली आयोनाइज, ये पूरी तरीके से ब्रेक नहीं हो रहा है। और जब कोई इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरीके से ब्रेक नहीं होगा तो दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऑलराइट, so this is going to be the weak electrolyte। यहाँ पर आपके पास में 0.9 मोल जो है वो लेफ्ट ओवर रहेगा। ठीक है, so that is what is the weak electrolyte, the ion which do not completely ionized in the aqueous solution and are called weak electrolytes। their aqueous solutions are weakly conducting। तो अब देखो सीधी सी बात है, आयंस आपके पास में कम है तो आपकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। आयंस आपके पास में ज्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी भी आपके पास में क्या होगी, ज्यादा होने वाली है। ठीक है, तो दैट इज वाई दिस इज गोइंग टू बी वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि पूरा अमाउंट जो होता है इनका वो डिसोसिएट नहीं होता है। जब वी टॉक अबाउट द एग्जांपल, तो एग्जांपल में हमारे पास में क्या है कि ऑर्गेनिक एसिड्स। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब मोस्टली आपके पास में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे पास में वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, जैसे यू आर हैविंग द एसिटिक एसिड ओवर हियर, हाइड्रोजन साइनाइड ओवर हियर। ठीक है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो। एक्सेप्शन के अंदर में क्या है, सल्फोनिक एसिड्स हैं। अब सल्फोनिक एसिड किसे कहते हैं हम लोग, तो भाई वो एसिड जिनके अंदर में SO3H ग्रुप है। SO3H ग्रुप जो है वो कार्बन चेन के साथ में या अल्काइल चेन के साथ में जुड़ा हुआ हो, तो दैट इज कॉल्ड सल्फोनिक एसिड। तो द सल्फोनिक एसिड्स आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ऑर्गेनिक बेसिस की यदि हम लोग बात करें तो ऑर्गेनिक बेसिस के अंदर में जैसे अमाइन है आपके पास में, एनिलिन है, ये सारे के आपके पास में वीक इलेक्ट्रोलाइट है।
सो नॉट इज ओवर हियर। अब ये क्या कह रहा थी, ओस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं ओस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ, और ये केवल किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो इस लॉ के हिसाब से क्या होता है कि देयर इज अ टर्म व्हिच इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है, देखो डिग्री का मतलब ये है, जब हम लोग डिग्री की बात कर रहे हैं तो डिग्री मीन्स द एक्सटेंट टू विच एनीथिंग इज हैपनिंग। ठीक है, एक्सटेंट टू विच एनीथिंग इज हैपनिंग, और यहाँ पर क्या हो रहा है, तो डिसोसिएशन हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, एक्सटेंट टू विच डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, डिसोसिएशन ऑकर, या डिसोसिएशन टेक्स प्लेस। तो किस हद तक डिसोसिएशन हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग सिंपली कहेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि हम लोग एक इसे रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली अल्फा के थ्रू, एंड दिस अल्फा इज कैलकुलेटेड बाय number of particle after dissociation and number of particles before dissociation। ठीक है, तो उन दोनों का रेशियो है हमारे पास में। सो द पार्टिकल्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, और अपॉन में डिवाइड किसके साथ में करेंगे अपन, पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। ऑलराइट, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वही हमारे पास में क्या होता है, वही हमारे पास में हो जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करी है आपसे, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में जो डिसोसिएशन है वो 100% होता है, मतलब अल्फा की वैल्यू जो है, मान लीजिए आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, तो उसका पूरा 1 मोल जो है आपके पास में डिसोसिएट होगा। तो द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर दी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो कितना हो जाएगा, वो आपके पास में 1 हो जाएगा। जब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू 1 हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास में कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, तो दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यदि हमारे पास में अल्फा की वैल्यू जो है 1 से कम होती है, तो इन दैट केस वी कैन से कि ये हमारे पास में क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा, अब कम होगी तो कितनी कम होगी, कम होने का भी कुछ एक्सटेंट होगा। क्या हमारे पास में 0.9, ये मान लीजिए अल्फा की वैल्यू हमारे पास में 0.9 हो, तो क्या हम ये कहेंगे कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बिल्कुल इसे हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। लेकिन वहां पे एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमें लेना पड़ेगा, जैसे अल्फा इक्वल टू 1 है, उसके रिस्पेक्ट में ये क्या है हमारे पास में, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन जनरली यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोग किसे कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन हमारी ये है कि यदि अल्फा की वैल्यू हमारे पास में 0.05% हो, 0.05 हो, मतलब कितना हुआ आपके पास में, ये हो गया आपके पास में 5%। तो अल्फा की वैल्यू 5% के आसपास यदि आए तो आप कहोगे कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, और जब न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल्स के अंदर में हम लोग क्या कह देते हैं कि अल्फा की वैल्यू यदि आपके पास में 0.1 आ जाए, ठीक है, या हम क्या कहें कि ये आपके पास में किसके इक्वल में आ जाए, 10% के इक्वल आ जाए, तो हम कह देते हैं कि ये हमारे पास में 10% है या उससे कम है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास में क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अदरवाइज ये क्या होता है, हमारे पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो दैट इज द थिंग विच इज मेंशन ओवर हियर, फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू ऑफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। ठीक है, so the lesser ions will be there and this solution will be weakly conducting। so I hope कि ये आपको समझ में आया होगा कि what is the relation between number of ions and the conductivity। ज्यादा आयन ज्यादा कंडक्टिविटी, कम आयन कम कंडक्टिविटी, दैट्स अ सिंपल थिंग। है डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी वाला यहाँ पे बनता है। so the strong electrolytes, if it is a strong electrolyte, so alpha is always equal to 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे, ज्यादा आयंस होंगे, इस केस में कंडक्टिविटी भी क्या होगी आपके पास में, ज्यादा होगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। Then we have finally comparison between the metallic conductance and the electrolytic conductance। तो मेटेलिक कंडक्टेंस की बात जैसे हम लोगों ने करी थी कि यहाँ पर ये हमारे पास में क्या होता है, जनरली तो सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में किसके फॉर्म में है, तो ये हमारे पास में लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, मेटेलिक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से फ्लो हो रही है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल के अंदर में जैसे मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ठीक है, और वो मूव करते हैं।
जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि उनका डिकम्पोजिशन हो रहा है, मतलब जो भी मेटल रहेगी मेटल का डिकम्पोजिशन होगा। यदि ऐसा हो रहा होता तो हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स हैं उनके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो जैसे ही वायर लगाया इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी तो वो वायर क्या करते हैं, वहाँ पे टूट जाते हैं। लेकिन वो टूटते हैं क्या प्रैक्टिकली? तो नहीं टूटते हैं। क्यों नहीं टूटते हैं? बिकॉज मैटर का ट्रांसफर वहाँ पे नहीं हो रहा है, जो डिकम्पोजिशन वाली प्रोसेस है वो वहाँ पर नहीं हो रही है। ठीक है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वहाँ पे मूव कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, यदि हम लोग इसका कंपैरिजन करें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन से, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है वो किस वजह से हो रही है? तो आयंस की वजह से हो रही है। यहाँ पर क्या होगा? मैटर का ट्रांसफर होगा, है ना। ये होगा कि कोई इलेक्ट्रोलाइट है वो टूट जाएगा तो वो अलग अलग रॉड के ऊपर में जाके डिपॉजिट हो सकता है। ठीक है, लिबरेशन हो सकता है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर बिकॉज आयंस क्या कर रहे हैं? मूव कर जा रहे हैं। उसके बाद में मेटेलिक कंडक्टर्स की बात करें हम लोग, तो मेटेलिक कंडक्शन में देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर। तो अगेन एज आई सेड कि मैटर का ट्रांसफर नहीं है, केवल क्या कर रहा है? वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या है कि मैटर जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर रहा है। ठीक है, और यदि हम लोग मेटेलिक कंडक्शन की बात करते हैं तो द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द करंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो भाई यदि हम लोग कहें कि रेजिस्टेंस जो मेटेलिक कंडक्टर के लिए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भैया किसके? टेम्परेचर के। ठीक है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना इलेक्ट्रॉन्स के लिए मूव करना, सॉरी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना इलेक्ट्रॉन्स के लिए मूव करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्यों मुश्किल हो जाएगा? बिकॉज दे विल रेंडमली मूव इन एवरी डायरेक्शन, दे विल हैव मोर रेजिस्टेंस। ठीक है, वहीं पे जब हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अब रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है टेम्परेचर के? तो देखो ऐसा है कि जब आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन के अंदर में क्या होता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में वॉल्यूम भी बढ़ता है। ठीक है, अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो दैट मीन्स द आयंस विल हैव मोर एरिया फॉर द मोशन। so ions will have more space for the motion। तो ज़्यादा स्पेस होगा मोशन के लिए, ज़्यादा आसानी से उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, दे विल हैव द दे विल मूव मच बेटर देन इन कंपैरिजन टू जो प्रीवियस वाली कंडीशन थी आपके पास में। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा क्योंकि मोशन के लिए जगह ज़्यादा मिलेगी उन्हें। और जब मोशन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कंडक्शन जो है वो भी आपके पास में क्या होने वाला है? ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, सो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर द वीक जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, टेम्परेचर बढ़ने के साथ में जो कंडक्टिविटी होती है वो भी आपके पास में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ में जो कंडक्टिविटी है वो आपके पास में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ऑलराइट, सो दिस वाज द कंपैरिजन बिटवीन द metallic conduction and the electrolytic conduction, so I hope this will be clear to you.